सो एक क्वेश्चन में काफी टाइम लगा दिया था, ये फिनिश नहीं हुआ, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमने सीक्वेंस में जो भी टॉपिक सारे कर लिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस। सो कितना 17 हो गया ना। सो एक बार मुझे कोई कॉची सीक्वेंस का मतलब बताइए, जनरल टर्म में बता सकते हैं, मैथमेटिकली बता सकते हैं। कॉची सीक्वेंस होता क्या है, मतलब मीनिंग क्या है इसकी? For all epsilon 0, there exists a natural number m n n such that मतलब सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस बोलेंगे xn को अगर xn minus xm less than epsilon whenever mn less than यस। सो इसमें यह है कि लाइक कुछ टर्म के बाद जो टर्म्स हैं वो कोई भी दो टर्म चूज कर लो, बहुत क्लोज आ जाएंगे। इनफैक्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स भी अगर क्लोज आ गए तो वो कॉसी हो जाएगा, वो आज हम देखेंगे उसमें, है ना। सो इसमें यह था कि xn माइनस xm, सो n कोई नंबर है, m कोई नंबर है, मान लो k कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट किया, तो k टर्म के बाद एनी टू टर्म यू सेलेक्ट दे आर वेरी क्लोज, है ना। क्लोज इन द सेंस मॉड xm माइनस xm के बीच का गैप जो है साइलोन से भी कम है, इसका ये मतलब हुआ। सो इनफैक्ट अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स को भी बता देते हो कि xn+1 और xn या an+1 और an दे आर वेरी क्लोज, मतलब मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, तो भी वो कॉसी हो जाएगा, ठीक है। सो ये है, तो वो भी हम आज देखेंगे। फिर उसमें एक और क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने फिबोनाची सीक्वेंस सबने पढ़ी होगी, तो अगर पूछा जाए फिबोनाची सीक्वेंस की लिमिट क्या है, तो वो आज डिराइव करेंगे। फिबोनाची सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, मतलब कन्वर्जेंट है कि नहीं है, पहले तो ये है, और वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो वो देखेंगे आज कि फिबोनाची सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है। सो सिंपल ये था बस कि लाइक यहाँ पे बस ये था हमारे पास कि an कोई सीक्वेंस है, इज कॉची सीक्वेंस if and only if for all epsilon more than 0 there exist कोई नेचुरल नंबर k such that कि xn, तो x ना लेके मैं a ले रहा हूं, सो हमने डिनोट इस an माइनस am, ये मॉड में है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, am माइनस an या am माइनस am सेम बात है। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn मोर देन k, और मोर देन इक्वल टू k विल वर्क, नो प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था जो ध्यान रखना है आपको कि अ सीक्वेंस an is Cauchy if and only if it is convergent, ठीक है। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस होगी, कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, सो रियल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सो अ रियल सीक्वेंस, है ना। रियल सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। ये देखा था। चलिए तो आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो एक और टर्म है जो हम यूज करेंगे, सो एक टर्म, हालांकि कॉची सीक्वेंस इससे डिराइव होगा, लेकिन इसका एक नाम पर्टिकुलर है तो मैं नाम यूज करता हूं ना। सो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, है ना। सो ये होगा सो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या है,
ठीक है, ये भी एक टाइप का कॉची सीक्वेंस ही है, ठीक है ना। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, हाउ विल वी डिफाइन इट, ठीक है। सो अगर डेफिनेशन देखोगे कि अ सीक्वेंस an of real numbers, so a sequence an of real numbers, ठीक है ना, of real numbers is contractive sequence if and only if। किसी को आइडिया है, आप लोगों में से किसी को आइडिया है क्या होता है? नो सर। किसी को आइडिया नहीं है, ओके। सो ये कहता है कि if there exists, so there exists a constant c, so c कैसा होगा, that c between 0 and 1, ठीक है। so there exists a sequence c and that c between 0 and 1 such that कि an plus 2 minus an plus 1 will be less than equal to c time mod an plus 1 minus an, एंड फर्दर भी आप लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं ना इसको। सो इस तरह का रिजल्ट होगा इसमें कि जो an प्लस 2 और an प्लस 1, मतलब ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उसके बीच का गैप लेस देन इक्वल होगा c टाइम an माइनस an प्लस 1 माइनस an। तो ये सीक्वेंस होता है ना आपके पास कि a1 a2 a3 लाइक दिस, इस तरह से है कि आपके पास जो an सीक्वेंस है इसको टर्म्स कैसे होते हैं, a1 a2, सो कहीं ना कहीं जाके आएगा an माइनस 1, फिर an प्लस 1 an प्लस 2, इस तरह के टर्म्स हैं आपके पास। सो बोल रहा है कि इन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स c टाइम्स, है ना, और c 0 से 1 के बीच ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है, लेस देन 1। सो इस तरह के रिलेशनशिप होंगे तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है। अब सोचो इसी में अगर मैं फर्दर लिखता जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको। सो रिमार्क अगर लिखूं मैं, अगर फर्दर इसी को मैं कंटिन्यू करूं, सो an प्लस 2 माइनस an प्लस 1, जैसे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू c टाइम an प्लस 1 माइनस an। अब यही मैं फर्दर लिखता जाऊं एट द एंड, तो यहाँ a2 माइनस a1 लिखूंगा तो उसके बाहर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होंगे, कोई बता सकते हैं? c2 की पावर है। बाकी लोग देखो। सो देखो यहाँ पे अगर मैं एक टर्म और लिखता तो क्या होता है, c तो पहले से है, एक और c आएगा, तो c स्क्वायर यहाँ आता an माइनस an माइनस 1, यस और नो, इस तरीके से। अगर और मैं इसको लिख, या इसको मैं नेक्स्ट उस पे लिखता हूँ, है ना, स्लाइड पे। सो इसको फर्दर अगर मैं इसको आगे लिखता हूँ, है ना। सो एक्चुअली पिछले क्लास में जो क्वेश्चन था वो इसी फॉर्म पे था, है ना, तो मुझे इसको प्रूफ करने में टाइम लगा, क्योंकि अगर इसको यूज कर लेंगे तो इजीली हो जाता, लेकिन उसको कॉसी प्रूफ किया हमने तो वो टाइम लग रहा था उसमें। तो यहाँ मैं क्या ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि an प्लस 2 माइनस an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू c टाइम an प्लस 1 माइनस an है, फर्दर यू कैन राइट इट, c पॉजिटिव है, सो यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर an माइनस an माइनस 1, फर्दर यू राइट c क्यूब an माइनस 1 an माइनस 2, इस तरीके से। और आगे जाओगे तो ये होगा लेस देन इक्वल टू, इसको और लिखेंगे तो c4 an माइनस 2 माइनस an माइनस 3, ऐसे चलेगा ना, लेस देन इक्वल टू c की पावर 5, आप चेक करना an माइनस 3 माइनस an माइनस 4, ठीक है जी, ये पैटर्न चल रहा है। सो अब इजी होगा डिसाइड करना, जैसे उसने कहा कि c की पावर n, तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये करेक्ट है, सब लोग एग्री करते हैं, हाँ या ना?
सिर्फ एक लोगों ने बताया, बाकी लोग डिसाइड करो यहाँ क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। Yes, so c to the power n. ठीक है ना, सो सी रेज़ टू पावर n, ठीक है ना, तो इस तरीके से है। सो इसको एज अ थ्योरम भी लिखा जा सकता है, ये थ्योरम में यही लिखेगा। सो सर जी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है? हाँ, कन्वर्जेंट होगा अभी, अगर a2 माइनस a1 का गैप होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस होता है एक्चुअली। अभी हम प्रूव कर आगे थ्योरम लिखेंगे कि ये कॉची सीक्वेंस है, और कॉची है तो इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट होता है, तो ये कन्वर्जेंट होगा हमेशा, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस विल ऑलवेज बी कन्वर्जेंट। सो अभी बस मैं यही रिलेशनशिप डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, सो हमने लिखा कि कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होगा, इस तरीके से होगा कि जो आप देख रहे हो टर्म्स के गैप है an+2 माइनस an+1 लेस देन इक्वल टू c टाइम दिस, और यहाँ पे जो हेयर अगर मैं लिखूं जो c टर्म है, हेयर कांस्टेंट c इज कॉल्ड, सो c का जो नाम है हेयर कांस्टेंट c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ, मतलब ऐसे ही होता है c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको याद है इंटीग्रेशन में प्लस c लिखते थे, सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, so thus we write it कांस्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। ध्यान ये रखना है कि c की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगी। सो एट द एंड क्या होगा, जब बहुत आगे जाओगे तो c की पावर n, देखो यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, ये c की पावर n अगर n टेंस टू इंफिनिटी होगी तो c की पावर n कहाँ कन्वर्ज करेगी, इंफिनिटी। अरे c 0 से 1 के बीच का है, 0 पे. ठीक है ना, c इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो जब n टेंस टू इंफिनिटी होगी तो वो 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी, तो 0 पे कन्वर्ज करने का मतलब लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा इस तरीके से। सो जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे वो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, वो याद है ना, यहाँ 1/2 की पावर n माइनस 1 आया था, वो जो cn की जगह है ना, c की पावर n की जगह, इस तरीके से। सो यहाँ पे जो रिजल्ट है नेक्स्ट, वो रिजल्ट ये कहता है, सो द थ्योरम इज, सो अगर ये रिजल्ट यूज करेंगे तो लास्ट क्लास में जो हम कॉची प्रूव कर रहे थे, कॉची प्रूव नहीं करना पड़ता मुझे, सीधा इससे आ जाता। सो ये है, सो यहाँ पे क्या रिजल्ट ये है कि एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, सो एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। और आप लोग जानते हैं कि अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो क्या होगा, तो इसी को दूसरे तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, इसे कॉपी कर लेता हूं। सो कॉसी है तो कन्वर्जेंट भी होगा, सो दिस इज कन्वर्जेंट है ना, सो यहां पे क्या हो जाएगा, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि कॉसी है तो कन्वर्जेंट भी होगा, ठीक। सो एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस एंड आल्सो हेंस इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो कॉसी इज कन्वर्जेंट आल्सो। सो इस तरह कोई सीक्वेंस आपको मिले, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सो आपको ध्यान रखना कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर क्लोज आ रहे हैं सो मींस दे आर कॉसी अगेन। सो प्रूफ ऐसा उसी से जो हम कर रहे थे, प्रूफ उसी से आ जाता है, ठीक है ना, जो वहां पे ये कर रहा था प्रूफ देखोगे आप इसका, तो इसी से प्रूफ इन्होंने कर दिया है, सो यही से प्रूफ आ जाता है। सो प्रूफ चूंकि डिस्कस नहीं करेंगे इतना, टाइम लग जाएगा। सो बस आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस होते क्या है, तो उसमें ये था कि डिफरेंस बिटवीन an+2 माइनस an+1 दैट इज लेस देन इक्वल टू c टाइम, फिर नेक्स्ट जो उसके कंसेक्यूटिव टर्म थे, मतलब ऐसे अगर वहां पे देखो तो उसके पीछे वाले जो थे, है ना, सो an+1 माइनस an, फिर उसके पीछे वाले c टाइम, इस तरीके चलता रहेगा। सो ये कन्वर्जेंट भी होगा, ओके। अब आपके पास क्या है, अब वो क्वेश्चन याद करो, पिछले वाला जो क्वेश्चन था, जो कल हमने क्वेश्चन लिखा था वो कुछ ऐसा था ना, a1 is 1, a2 is 2,
an+1 इज इक्वल टू हाफ an माइनस an-1, कुछ इस तरह से। हालांकि मैंने यहाँ an+2 लिखा था शायद, है ना। तो जो मैंने लास्ट क्लास में लिखा था वो इस तरीके से, कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ an+2, तो यहाँ लिखा होगा an+1 माइनस an, इस तरीके से लिखा होगा, प्लस बीच में, नॉट माइनस। तो ये था। तो जहाँ पे n की वैल्यू जो होगी, क्योंकि a1 a2 पता है, सो n मोर देन इक्वल टू 2 या 1, ठीक है ना, क्योंकि n को 1 रखेंगे तो 2, हाँ तो 3 से स्टार्ट होगा ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये था। अब सिंपली आपने ये देखा था, यहाँ से मैंने कहा था कि तुम अगर इसको ब्रेक करो, सो लाइक इफ यू टेक an+2 माइनस an+1, से मैंने कहा था ना इसको आप ब्रेक करके देखो। सो मैं फिर से बताता हूँ क्या था। ये हाफ, ये था an+1 प्लस an माइनस an+1, इसको आप ब्रेक करके देखो। सो व्हाट विल यू गेट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ an प्लस माइनस an, यस और नो, है ना, इस तरीके से। फिर यही तुम आगे लिखोगे तो हाफ, ये स्क्वायर हो जाएगा an माइनस an-1, इस तरीके से। सो ऑन, इसको लिखते चले जाओगे तो लास्ट में क्या होगा, अगेन मैं a2 माइनस a1 लिख रहा हूं। बताओ यहाँ पे क्या नंबर आएंगे? मतलब 1/2 की पावर क्या, n-1। बाकी लोग चेक करो। n-1 या n, यहाँ पे बताओ क्या होगा। कल मैंने हो सकता टर्म, हाँ कल मैंने हो सकता टर्म का थोड़ा इधर उधर किया हो वहां पे, इस तरीके से, ठीक है ना। सो ये n इस तरीके से आ जाएगा। अब सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे इस केस में क्या, ये डिफरेंस तो 1 है और ये टेंस टू इंफिनिटी है, तो ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये कॉची सीक्वेंस है। सो कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी, तो हमें अब सीधा हमने बोल दिया कन्वर्जेंट हो गया। सो अब हमें पता है ये कन्वर्जेंट है, तो अब क्या करना है, जो हम प्रूफ इतना कर रहे थे, जो हमें जरूरत नहीं है, सीधा आपके क्या करना है कि अब ऑड टर्म्स यू कलेक्ट, क्योंकि यहाँ l रखोगे, l बराबर हाफ l प्लस l, तो l इज इक्वल टू l आ गया, तो मतलब कुछ मिला ही नहीं लिमिट्स। सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, तो मुझे पता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इसके इतने सब सीक्वेंस में कन्वर्जेंट होंगे। तो आप a1 की वैल्यू पता है आपको, a3 a5 a7 a9, आप लिख के देखो, फिर आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो उस पैटर्न से हमने ये देखा था कि इसका जो कुछ इस सीक्वेंस में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट क्लास में काफी वो हो गया था। सो इस तरह के टर्म्स, ये 2n+1 लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आता है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 7, और ये कहाँ तक जाएगी, 1/2 की पावर 2n-1 तक जाएगी, यहाँ पावर 2n प्लस। ये आप पैटर्न नोटिस कर सकते हो। तो ये एक्चुअली ये टर्म सीक्वेंस जीपी में है ना, ये टर्म जीपी में है एक्चुअली। और मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, क्योंकि an इज कॉची सीक्वेंस है, हेंस कन्वर्जेंट भी होगा। कैसे कॉची बोल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ से दिखा दिया कि ये जो है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है। सो कॉन्ट्रैक्टिव है तो कॉची भी होंगे, कन्वर्जेंट भी होगा। सो कन्वर्जेंट भी है ये। अब कन्वर्जेंट है तो क्या किया हमने, इस तरह से। अब इसकी लिमिट्स निकाल लो। लिमिट्स क्या निकालो, आप सीधा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा दो। यू फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a2n+1, तो और टर्म लिया था ये 1 प्लस, यहाँ हो गया 1/2, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 5 डॉट 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 डॉट, क्योंकि n तो इंफिनिटी चला गया तो ये जाती रहेगी आगे तक। तो इस तरीके से अब ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है इनफाइनाइट टर्म की। तो आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, क्या होता है, a/1 - r ना। सो वो आप लगा लेंगे यहाँ पे a/1 - r, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1 प्लस कितना, 1/3 1/4 कितना आया, 2/3 3/2, 1 प्लस 2/3। ओके, एक बार चेक करना बाकी लोग। सो 5/3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसके ऑड टर्म वाले सब सीक्वेंस है वो यहाँ कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब है कि जो हमारा मेन सीक्वेंस है दैट कन्वर्जेस टू, दैट इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट इज 5/3, क्योंकि सब सीक्वेंस और सीक्वेंस की लिमिट सेम ही होगी, बिकॉज सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसके ऑल सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होंगे। तो उस बेसिस से जो लिमिट सब सीक्वेंस की आई वही लिमिट सीक्वेंस की होगी।
और ये हो गया। तो लास्ट क्लास में यही किया था मैंने, इसमें काफी टाइम लगाए थे, तो मैंने वही बता दिया आपको इस तरह से कि सबसे पहले आप ये दिखा दो कि ये सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्टिव है, तो पॉसी हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, और टर्म की लिमिट ले लो एंड देन यू जस्ट सी दैट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो ये तो आपके एक एग्जांपल हो गए। दूसरा एग्जांपल जो हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है उसकी बात करते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस का मैं सीक्वेंस लिख के देता हूं आपको। सो सीक्वेंस इज, सो सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर अ सीक्वेंस। सो फिबोनाची से जनरली f से डिनोट किया जाता है, तो मैं f से ही नोट करता हूं। तो f1 जो दे रखा है आपको 1 है, f2 भी दे रखा है 1 है, और fn+1 जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, fn प्लस fn-1। यहाँ n मोर देन इक्वल टू होगा क्योंकि 1 2 पता है, तो 3 चाहिए मुझे। यहाँ 3 कब होगा, जब n मोर देन इक्वल टू 2। सो चेक कर, मोर देन इक्वल टू 2 होगी, तो ये हो गया आपके पास। अब आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn। आप बताइए कि ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या होगी। अब मैं ऑप्शंस भी बना सकता हूं, जैसे अगर मैं ऑप्शंस बनाऊं इसमें, सो क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग। देन तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है ना, सो वी नो दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। मैं इसकी लिमिट पूछ रहा हूं आपसे। सो फिबोनाची सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। सो देन पहला ऑप्शन जैसे मैं अगर लिख दूं इसमें, सो कि xn विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा चलो कोई ट्राई करके देखो। xn नहीं fn, ऐसा तो है नहीं, ऐसा दिख रहा है तुम्हें गलत है ना। चलो गलत भी तो करना है। b, नहीं एक्चुअली इसमें इसका लिमिट नहीं पूछा गया, ये तो फिर डाइवर्स हो जाएगी ना। अच्छा मुझे इसका लिमिट नहीं पूछा, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी। हमें पूछा गया है लिमिट क्वेश्चन में, हाँ ये तो एक्चुअली डाइवर्स कर जाएगी ना। हमें पूछा गया लिमिट ऑफ द क्वेश्चन कुछ और है ना, क्वेश्चन पूछा गया मुझे, यहाँ तो आपका वो डाइवर्स कर जाएगी ना। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। सो क्योंकि इसकी लिमिट नहीं, वो मुझे रेशियो लेना था ना, क्योंकि यहाँ पे टर्म कैसा है 1 1 और कितनी आएगी, तो आपको पता ना 2 3 5। सो इसका नहीं, एक्चुअली मुझे रेशियो का पूछा गया था, हाँ मुझे याद नहीं था। सो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया रेशियो का मुझे निकालना है, नॉट फिबोनाची, क्योंकि ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो डाइवर्जेंट हो गई एक्चुअली। सो मुझे रेशियो का पूछा गया, जो क्वेश्चन है एक्चुअली इसमें, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसके बारे में कि कंसीडर, मैं लिख देता हूँ तो क्योंकि ये तो अगर मैं ये पूछता लिमिट है ना n टेंड्स टू इंफिनिटी fn, तो ये तो आप बोल दोगे प्लस इंफिनिटी, मतलब डाइवर्जेंट है ना, ये तो डाइवर्जेंट हो गया। मुझे एक्चुअली पूछा गया इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में देख रहा हूं उसमें पूछा गया है रेशियो की लिमिट पूछी गई। तो क्वेश्चन इज कि लाइक कंसीडर, अब इन्होंने डिफाइन किया है xn+1 और उसको इसने डिफाइन किया fn+1 अपॉन fn+2 इस तरीके से। सो fn+1 अपॉन fn+2, सो दे डिफाइंड दिस वे, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पे देन, ठीक है ना, एक नया सीक्वेंस मतलब xn डिफाइंड हुआ है, xn या आप an ले लो चाहो तो। सो यू टेक an+1, सो an+1 इसने डिफाइन किया इस तरीके से। अब मुझे इसके बारे में पूछ रहा था है ना, सो मुझसे पूछा गया an+1 के बारे में एक्चुअली, और क्या पूछा गया कि व्हाट इज द लिमिट देन। हाँ अब आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an+1 या an, हाँ ये पूछा गया आपसे। अब ये ट्राई करके देखो निकाल पाएंगे क्या। यस, सो दे आस्क्ड यू दिस लिमिट कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, सो आपको लिमिट डिसाइड करनी है।
सो यहाँ से अगर आप कंसीडर करो तो जो an मैंने लिखा है, तो ये तो fn है, ठीक है ना। एक मिनट, ओके चेक करते हैं, आपका आंसर 0 है। तो ये जो मैं लिख रहा था ये fn था मेरा ना। अभी मैं an के टर्म्स लिखते हैं, कुछ लोग टर्म्स बताइए मुझे। सो यहाँ से a1 क्या होगा, अच्छा a2 से स्टार्ट कर लेते हैं ना। सो यहाँ पे क्या है, a1 क्या होगा, a1 क्या होगा यहाँ से, क्योंकि a1 मैंने डिफाइन ही नहीं किया, इनको 0 रखना पड़ेगा उसके लिए। सो n हम नेचुरल नंबर लिख 1/2। सो यहाँ हमने स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं an को, मुझे इनिशियल टर्म्स आपको बताने पड़ेंगे ना क्या होगा। सो वेयर टू स्टार्ट, A3 से स्टार्ट करें। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक्चुअली मैंने ऐसे डिफाइन किया an+1, तो n को 1 रखूंगा a2 आ जाएगी। तो अगर n को 1 रखोगे तो यहाँ से a2/a3 है ना, मतलब f2/f3 हो जाएगी उस तरीके से। a2 से स्टार्ट करो, या मैं ऐसा लिखता कोई दिक्कत नहीं है, अगर fn लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो एनीवे इसमें बताओ n को मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो an+1 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टेल टाइप का हो गया। एक मिनट, सो यहाँ चूंकि मैंने an+1 लिखा है तो an+1 की ही बात कर लेते हैं, चलो। सो अब n को अगर 1 रखोगे मतलब आप a2 क्या होगा आपका 1/2 है ना। सो f ठीक है। सो मुझे लगता है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक्चुअली a1 इज 1, अब चलो a2 से स्टार्ट करो। सो कंसीडर, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसने बस एक स्टोरी लिखी हुई है, क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो a1 is 1, an+1 is this now। अब a1 चलो मैंने 1 दे दिया, तो a2 यहाँ से स्टार्ट कर लो, n को 1 रखोगे तो 1/2। सही है ना। तो a1 चलो हम 1 रख लेते हैं, अब आगे स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, a2 यहाँ से स्टार्ट कर लो आप। तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। आगे 2/3। 2/3, यहाँ से आप देख सकते हैं 3/5, 5/8। 5/8 है ना, इस तरीके से, ओके एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। अब आपको इस सीक्वेंस के बारे में बताना है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी एक्चुअली, ठीक है ना। सो मेरे पास अब ये सीक्वेंस है, एक्चुअली इसी का रेशियो a2/a1 इस तरीके से ले रहे थे हम लोग। सो ऐसा है, सो a1 तो 1 है ही ऑब्वियसली, है ना। यहाँ से चलो n यहाँ मोर देन इक्वल टू 1 ले लो, सो a2 से स्टार्ट हो जाएगा। a1 1 दे दिया, a1 क्या है, इन दोनों का रेशियो है एक्चुअली। सो मेरा ये जो सीक्वेंस है इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि क्या होगा। सर इसका इनएट टर्म लिखने का कोशिश की, जी जी क्या आएगा, 2n-1/n+1। लेकिन नहीं वो आपको यहाँ दिख रहा है, वहां ऐसा नहीं होगा ना, आगे टर्म्स तो ऐड हो रहे हैं ना। अगला क्या हो जाएगा 8/5, अगला टर्म अगर लिखता मैं तो 8 होता, अगला 8/5 है, मतलब सॉरी 5/8 है ना, फिर अगला आएगा 8/13, फिर 30, तो 13/25। हाँ आई थिंक वो ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, शायद चेक कीजिए उस तरह का ऑर्डर मिलेगा। फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दूं, हाँ। वन टर्म को, हाँ बाकी वाला को तो बना सकते हैं। ट्राई करके देखिए, जैसे नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा सम होके 21 इस तरीके से। सो बताओ क्या आएगा, लिमिट बताओ, ये है, मैं ऑप्शंस लिख दूंगा। मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू बनाना है तो एमसीक्यू बना लेते हैं। इज क्वेश्चन क्लियर है सबको, आप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि फिबोनाची सीक्वेंस है, तो फिबोनाची सीक्वेंस तो कुछ डाइवर्जेंट है, तो यहाँ रेशियो लिया टर्म्स का कि फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन सेकंड टर्म, जो रेशियो लिया, अब रेशियो की लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं। नया सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया हमने,
अब रेशियो की लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि आप लोग भी कर सकते हैं। सो इसको जरा देखते हैं इस तरीके से। सो हमने कैसे डिफाइन किया कि कहा a1 इज 1, जस्ट रेशियो an प्लस 1 है fn प्लस 1 अपॉन fn प्लस 2। सो fn प्लस 1 ऐसे ही रखते हैं। अब बताइए fn प्लस 2 को मैं फिबोनाची सीक्वेंस वाला रिकर्सन यूज करूंगा तो मैं डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर को सो ये आपका हो जाएगा fn प्लस 1 प्लस fn। ओके, अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को fn प्लस 1 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से। सो यहां से आपको क्या मिला, सो an प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, अगर मैं a के टर्म में सीक्वेंस ai's के टर्म में अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको कौन सा टर्म लिख सकता हूं, आप यहां देखिए पैटर्न। सो ये आपका an हो जाएगा इस पैटर्न के हिसाब से, आप यहाँ पैटर्न नोट कर सकते हैं। सो यहाँ an प्लस 1 है तो fn प्लस 1 अपॉन fn प्लस 2 है, तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है fn अपॉन fn प्लस 1, तो ये हमारा an हो गया। सो ये एक रिकर्सन, आपको रिकर्सिव रिलेशन आ गया इसके पास, आपके पास, ठीक है। और आप सिंपली आप नोट कीजिए, अगर मैं बात करूं कि सीक्वेंस के टर्म्स कैसे थे an के, 1 फिर ऐसे 1/2 फिर 2/3 है ना, 3/5। सो क्या आप ये, मैं अगर ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो सीक्वेंस an है ये हमेशा 1 से कम होगी, यस और नो, यस सर, और मोर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 से ज्यादा। चलो 0 से ज्यादा, एटलीस्ट मैं बाउंडेड तो दिखा दिया, कहने मतलब ये है। सो ये बाउंडेड तो होगी इस तरीके से, हालांकि और बड़े बाउंड ले सकते हैं आप, हाफ से ये वैल्यू क्या है 0.5 है या 0.7 है या 3/5 कितना हो गया 0.6, तो इवन हाफ भी आप ले सकते हैं, मुझे लगता है हाफ से भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो इवन ये हाफ से 1 के बीच में ही सारे टर्म्स हैं इसके, यू कैन चेक, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे आप a1 रखेंगे ना तो क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी ना, इस तरीके से। सो ये तो बाउंड हो गया, ठीक है। इसको एक्चुअली हम ये दिखा सकते हैं, अब इस सीक्वेंस से आप दिखा सकते हैं कि ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है। कैसे दिखाएंगे, an जो है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखो आपको ज्यादा एग्जाम में अगर लिमिट पूछा है ना तो कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है सीधा आप क्या करो, लिमिट लगाओ दोनों तरफ। फिर मैं टाइम किल नहीं करना चाह रहा क्लास की तरह, अगर आपको सीधा कंक्लूजन पे जाना है सो यू जस्ट अप्लाई लिमिट, ठीक है। सो क्या हो जाएगी L इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस L। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, व्हाट इज L, minus 5 माइनस minus 1 plus minus root 5 upon 2. फाइन। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लस वाला कंसीडर करें या माइनस वाला। सो आपको यहाँ रेंज एक बताएगा, देखो कभी भी सीक्वेंस अगर इस बीच में है तो इसके लिमिट, हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस अगर इस रेंज में है तो इसके लिमिट्स भी इसी रेंज में आएंगे, लिमिट बाहर नहीं जा सकता है। अगर सीक्वेंस के टर्म्स अगर इस बीच में, या अगर हम 0 से हमने लिखा है मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो 0 से 1 के बीच में आएंगे। तो सीक्वेंस अगर बाउंडेड है जिस भी नंबर से, उसकी लिमिट भी उसी से बाउंडेड होगी, तो लिमिट्स भी इसी बीच के नंबर आएंगे। अब आप डिसाइड कर लो कौन सा, इसी तो नेगेटिव आ गया, आउट हो गया, दिस इज योर आंसर, तो खत्म, इतना ही हो गया। अगर वैसे सिर्फ आपको लिमिट निकालने हैं सो दिस इज एनफ। जब भी रिकर्सिव रिलेशन आए यू जस्ट, ये रिकर्सन है ना इंडक्टिव या रिकर्सिव, यू जस्ट अप्लाई लिमिट L इज इक्वल टू 1/1 प्लस L। तो यहां से लिमिट आपकी आ गई, तो आंसर इज, जो क्वेश्चन हमारा एक्चुअल था कि व्हाट इज लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज जस्ट -1 प्लस √5 अपॉन 2, या आप बोल सकते हैं
√5 - 1/2। जब m इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी तो ये जो रेशियो आप देख रहे हो ये इस नंबर को अप्रोच करेगी। ठीक है जी। ओके है कि नहीं? हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ये लिमिट? यस सर। ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। आदित्य आपका माइक ऑन है? सर ये लिमिट कितना दिन ये वाला सीक्वेंशियल वाला कितना दिन अभी आप क्लास चलेगा सर? सीक्वेंस आज खत्म हो जाएगी, सीरीज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। चलिए थोड़े आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो रिजल्ट ये है, आपने क्या देखा अभी कि जो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है वो होते क्या है पहले, तो जो आपका टर्म था नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल लेस देन इक्वल टू सी टाइम द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस टू टर्म समझ लो, या उसमें कनेक्टेड जो टर्म लाइक an + 1 - an लेस देन इक्वल टू सी टाइम an - an - 1 इस तरीके से। तो ये कॉन्ट्रैक्टिव यहाँ सी की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस होंगे तो कन्वर्जेंट भी होंगे, तो कन्वर्जेंट होंगे तो कुछ लिमिट भी आएगी। फाइन। सो उसके लिए फिर एक रिलेशन है, तो एक थ्योरम मैं लिख देता हूं मैं। सो हमने अभी तक ये डिसाइड कर लिया कि जो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती हैं, तो कन्वर्जेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ऑब्वियस। सो लिमिट्स के टर्म में क्या रिजल्ट है, ये चीज है। सो इफ an be a contractive sequence converging to limit a, मतलब ये जो है मतलब क्या हो गया, दैट इज लिमिट an जो होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट होगी ये मुझे पता चल गया कि कन्वर्जेंट ही होना है ना। सो ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है और जिसकी लिमिट a है। ठीक है। अच्छा कांस्टेंट c था, c आपने देखा था, उसमें वही वाला c यूज करूंगा मैं। सो इसमें रिलेशन ये है, देन पहला पॉइंट ये बताता है कि इसमें क्या होगा कि an - a का मॉड निकालेंगे, सो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू c⁻n + 1 n - 1/1 - c into a2 - a1, ये रिलेशन आएगी। तो a2 - a1 आपको दे रखा होगा क्या होगा, और यहाँ पे c क्या है, और दूसरा रिलेशन जो है सेकेंड पॉइंट इज, हालांकि a2 तक पहुंच गया, ये इसी का स्पेशल केस है। an - a इज लेस देन इक्वल टू c/1 - c, है ना। सो c/1 - c टाइम an - a - 1। 1 मिनट। सो यहाँ पे n - 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1, n - 1 की वैल्यू 1 2। सो दिस इज an - a n - 1, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है। सो ये कहना चाह रहा है इस रिजल्ट को, c क्या है यहाँ पे, फिर आपने देखा था ये c जो है 0 से 1 के बीच है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। ठीक है ना। सो ये है c जो है कांस्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। सो ये रिजल्ट प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना। इसका प्रूफ भी हालांकि बुक में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सो a लिमिट है, ठीक है ना। सो दिस विल बी द रिजल्ट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये कहां कन्वर्ज करेगी फिर से, ऑब्वियसली 0 पे ना, क्योंकि c 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो ये 0 पे चली जाएगी, और ये तो कोई नंबर होगा 0 से 1 के बीच का, सो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो 0 पे चली जाएगी। मतलब ये है कि कन्वर्जेंट है ना, लेस देन एप्सिलॉन, में बस बता रहा हूँ लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी।
है ना, when n is very large so you can find some ये less than epsilon दिखा सकते हो आप इस तरीके से। ओके सो हमने देखा कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कॉची कन्वर्जेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस भी होते हैं, वो कन्वर्जेंट भी होंगे, फिर उससे रिलेटेड में रिजल्ट देखा। अब जैसे आपने डाइवर्जेंट देखे तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, जैसे हमने देखा डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, सो कुछ बुक में आप देखोगे ना, ठीक है, सो जैसे लास्ट टाइम है ना पूछा भी था ज्योति ने कि लाइक जो डाइवर्जेंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसमें दो तरह के डाइवर्जेंट्स होती हैं, है ना। जैसे डाइवर्जेंट का मतलब हमेशा मतलब नहीं कि लिमिट इन्फिनिटी होगी, हमने ये कहा डाइवर्जेंट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो कुछ लोग जैसे क्या होते हैं इसमें, एक होता है ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस होते हैं, है ना, एक ऐसे ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है इस तरह के, जैसे एग्जांपल -1 की पावर n टाइप का। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ लिमिट इन्फिनिटी पे नहीं जा रही, बस लिमिट एक्चुअली यूनिक नहीं है इसलिए हम डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। सो कुछ बुक में अलग अलग डिफाइन करता है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस अलग डिफाइन करता है और डाइवर्जेंट को अलग डिफाइन करता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग को डाइवर्जेंट में नहीं रखता है कुछ लोग। सो वैसे भी होते हैं, बस ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और एक होता है डाइवर्जेंट, इसको बोलते हैं प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट। तो प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट का मतलब ये है, क्या होगा इसका मतलब, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट का मतलब, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट? कॉन्वर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी और माइनस। हाँ, जिसकी लिमिट या तो प्लस इंफिनिटी आएगी या माइनस इंफिनिटी आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी लिमिट जो है उस सीक्वेंस की या तो प्लस इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम इस कैटेगरी में डालते हैं, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट, है ना। ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस में दोनों को वो किया था, एक ही कैटेगरी में रखा था। सो कुछ प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, है ना। सो जैसे सीक्वेंस नॉट सीरीज, है ना। सो कुछ प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैसे सीक्वेंसेस जिसकी लिमिट या तो प्लस इंफिनिटी आती है या माइनस इंफिनिटी आती है, सो वो प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज को भी हम डाइवर्जेंट ही रखेंगे हम लोग, और बुक में भी ऐसे यूज होते हैं, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होनी चाहिए। हमने डिफाइन किया कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंस है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर्टी डाइवर्जेंस सीक्वेंस में क्या है, कुछ रिजल्ट्स ये है, जैसे अब जैसे मान लो इसकी कोई, हमने देखा था ना कि कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है। सो अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होंगे, कभी कन्वर्जेंट हो सकते हैं क्या? नो सर। है ना, अनबाउंडेड सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है, नहीं भी है ना, अनबाउंडेड सीक्वेंस तो क्या होंगे, डाइवर्जेंट ही होंगे ना। सो कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं। हाँ ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो ये है, सो रिजल्ट ये है। सो तो इजी सिंपल ही है कि लाइक ये बोलना चाह रहा है कि पहला रिजल्ट जैसे ये बताना चाह रहा है कि अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, अच्छा हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम देखा था, वो क्या कहता है, कोई बताओ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम नाम ही है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। सर मोनोटोनिक होगा तो या तो इंक्रीजिंग करेगा या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो फिर एक कांस्टेंट पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा तो कांस्टेंट पॉइंट होगा। बड़ी थोड़ी कन्वर्ज करेगा। क्या कंडीशन था, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है?
मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट होगा। हाँ, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, बाउंडेड कन्वर्जेंट है, तो उसी को ये डाइवर्जेंट के टर्म में उसी एक्चुअली सीक्वेंस को लिखना चाह रहा है। ये क्या लिख रहा है कि उसमें ये था कि अ मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो यहाँ ये लिख रहा है इस चीज को कि अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अनबाउंडेड। उसी टर्म्स उसी मतलब स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिख रहा है कि लिख रहा है कि अ मोनोटोन सीक्वेंस, जो मोनोटोन सीक्वेंस है, दिस इज डाइवर्जेंट, सो डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, इट इज अनबाउंडेड। तो जो मतलब उसी स्टेटमेंट को ही लिख रहा है, वहां था कि मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो यहां बस बोल रहा है कि अ मोनोटोन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अनबाउंडेड। और मान लो इसी में दो पार्ट तुम कर लो कि अगर कोई मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सो अनबाउंडेड है, तो वो कहां कन्वर्ज करेगी, प्लस इंफिनिटी पे, है ना। सो सिंपली ये है, दैट इज मान लो अ मोनोटोन, या इसी को मैं नया थ्योरम बनाया, तो मान लो इसी में नया थ्योरम लिख दूं अगर मैं, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जस्ट, कि पहला पॉइंट है कि इफ ए एन बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या है, अनबाउंडेड है, देन आप क्या बोलोगे, एन की लिमिट क्या होगी, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जो an है मतलब an की लिमिट प्लस इंफिनिटी होगी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इंफिनिटी है, सो इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो हम कैसे नहीं बोल सकते लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इंफिनिटी नंबर नहीं है। सो सिमिलरली दूसरा पॉइंट है, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करूं, सो ये कह रहा है आपको कि ठीक है, इसमें क्या है कि इफ ए एन बी अ मोनोटोनिकली, सो इफ ए एन बी अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मान लो डिक्रीजिंग अनबाउंडेड सीक्वेंस है, देन व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस, माइनस इंफिनिटी, सो दिस इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है। इस तरीके से ए एन कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अनबाउंडेड है तो लिमिट इंफिनिटी पे ही जाएगी, और अगर अनबाउंडेड डिक्रीजिंग है तो माइनस इंफिनिटी जाएगी। तो ये जो रिजल्ट अभी लिख रहे हैं ये कुछ नहीं उसी से आ रहा है, जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम था उसी से आ रहा है, ठीक है, ये चीज है। अब किसी को डाउट है इसमें, अब देखो जैसे कई बार ऐसा होता है, कई बार कंपैरिजन भी तुम कर सकते हो, जैसे हमने मान लो एक रिजल्ट है सिंपल, ये हालांकि सीरीज में हमें हेल्प करेगा ये जो रिजल्ट लिख रहा हूं, सो इफ ए एन एंड बी एन आर सीक्वेंसेस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है ना। अच्छा इसमें वैसा नहीं लिखा, जस्ट लिखा है सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। सो अभी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर मान लो ए एन एंड बी एन आर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स such that an less than equal to bn for all n belongs to natural number। मान लो ऐसा है कि सीक्वेंस के हर टर्म जो a1 के वो लेस देन इक्वल टू, मतलब an के टर्म्स छोटे हैं bn के सीक्वेंस के। अब आपको पूछा जाए कि मान लो अगर मैं बोलूं कि देन, मान लो ऐसा है कि लिमिट अगर an की, हालांकि आप लोग देख चुके हो कि सीक्वेंस अगर इस ऑर्डर में है तो इसके लिमिट भी इसी ऑर्डर में होंगे, है ना। सो लिमिट ऑफ an विल बी लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ bn। बट यहां से अगर पूछा जाए मान लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो an है उसकी लिमिट है माइनस इंफिनिटी, सो व्हाट कैन यू से अबाउट, एक मिनट छोटे सीक्वेंस कन्वर्ट करें ना, या मैं अगर लिखता हूं कि मान लो bn की लिमिट जो है, an की लिमिट प्लस इंफिनिटी है, ठीक है, an की लिमिट है प्लस इंफिनिटी,
So what can you say about Bn? इसकी भी सर इन्फिनिटी होगी। तो इसमें को बहुत ज्यादा कुछ दिमाग रखना होने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, दोनों तरफ लिमिट लगा लो। सो लिमिट लगाओगे तो मैंने an की लिमिट दे दी प्लस इन्फिनिटी, सो bn तो ज्यादा ही है उससे, तो प्लस इन्फिनिटी से ज्यादा लिमिट क्या ही हो सकती है b की। इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि जो bn की लिमिट है वो भी प्लस इन्फिनिटी ही आएगी, है ना। और सिमिलरली, और अगर आप बोलो कि मान लो bn सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट an? अगर bn की लिमिट फाइनाइट आती है तो an के बारे में कुछ बोल पाएंगे? सर an के लिमिट उससे कम आएगी, लेकिन वो तो फिर देखना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव टर्म के सीरीज सीक्वेंस नहीं है। सो बट ये है कि अगर an कन्वर्जेंट है या कुछ भी नहीं बोल सकते ना। अगर मान लो an के सारे टर्म्स नेगेटिव रहे, bn सारे पॉजिटिव रहे, सो हो सकता है कि an माइनस, इसमें जा रही हो ना, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मान लो माइनस n है और ये लेस देन इक्वल टू मान लो 1/n है, ऑब्वियस है। अब ये अगर कन्वर्ट्स कर रही है, इसका मतलब थोड़ी ये कन्वर्ट्स करेगी, नहीं करेगी ना, नहीं है ना। सो ये कन्वर्स तो कर रही है, लेकिन इसका ये नहीं। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस नहीं लिया, मैंने कोई भी सीक्वेंस लिया। पॉजिटिव टर्म के लेंगे तो वहाँ रेस्ट्रिक्शन हो गया ना कि 0 से बाउंडेड ही होगा, तो हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कोई भी रियल नंबर के सीक्वेंस है तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि bn की लिमिट एग्जिस्ट करे तो an की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया इसको। सो हो सकता है an अनबाउंडेड हो लोअर साइड से, उस तरीके से। सो कहने का मतलब बस ये, हाँ ये गारंटी है कि अगर ऐसा हुआ कि bn की लिमिट माइनस इंफिनिटी है तो क्या बोल सकते हो तुम, फिर से देखो, तुम दोनों तरफ लिमिट लगा लो। सो an की लिमिट लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ bn, लिमिट ऑफ bn मैंने दे दिया तुम्हें माइनस इंफिनिटी। सो an की लिमिट माइनस इंफिनिटी से कम होगी, तो कम क्या ही हो सकती है, फाइनाइट। फाइनाइट क्या होगी माइनस इंफिनिटी से फाइनाइट कैसे आएगी, ध्यान दो फिर से। यू अप्लाई लिमिट बोथ साइड, ठीक है। तो इसकी लिमिट माइनस इंफिनिटी आ रही है, तो इसकी लिमिट माइनस इंफिनिटी से कम, माइनस इंफिनिटी से कम क्या आएगी, सर माइनस इन्फिनिटी होगी। है ना। तो माइनस इंफिनिटी ही होनी पड़ेगी, और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। सो दिस इज जस्ट माइनस इंफिनिटी। सो लिमिट ऑफ bn जो है दैट इज माइनस इंफिनिटी ओनली। अब यहाँ पर सिर्फ रिमार्क लिखा देता हूं कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिमिट ऑफ an अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे मैंने कहा कि अगर फाइनाइट है ना, मान लो अगर एग्जिस्ट कर रही है, सो एक एग्जिस्ट है ना, यहां लिख दिया लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट ऑफ bn मे नॉट एग्जिस्ट, है ना। कोई एग्जांपल बताओ मुझे इसके सपोर्ट में। an की लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन ba की जरूरत नहीं एग्जिस्ट करे, मतलब ऐसा एग्जांपल बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसे एग्जांपल कोई सीक्वेंस बताओ मुझे। एग्जांपल में an को कांस्टेंट सीक्वेंस ले लीजिए 1, हाँ और bn को n ले लीजिए। ठीक है, ऐसा ले लो, या तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसा भी ले सकते थे। ये हो गया ना, चलेगा। पहला टर्म यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ 1/2 लेस देन इक्वल टू 2, 1/3 लेस देन 3, ऐसे चलेगा ना, ठीक है। आपका भी एग्जांपल ठीक है, आपने भी सही बताया। ये भी चलेगा कि यहाँ क्या हो रही है, an की एग्जिस्ट कर रही है, an की लिमिट 0 है, बट bn की लिमिट 0 है नहीं, लेकिन ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा है। मैं फिर से एक और पॉइंट ले देता हूँ, कंफ्यूज ना हो इसीलिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर bn एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आप रियल नंबर का सीक्वेंस है, ध्यान रखना, कोई बाउंडेड हमने नहीं कंसीडर किया है। आगे हम सीरीज में ये रिजल्ट फिर से आएगा, वहां कन्वर्जेंस में कंपैरिजन टेस्ट होता है ना, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सीरीज, तो उसमें यूज करेंगे तो वहां मोर देन इक्वल टू 0 रहता है। सो उस केस में बात करेंगे हम। सो लिमिट एंड दिस bn एग्जिस्ट, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an मे नॉट एग्जिस्ट, है ना, कोई गारंटी नहीं है कि एग्जिस्ट ही करेगा। एग्जांपल इसका
सर bn को 1 + 1/n ले लीजिए और an को -1 to the power n। ओके माइनस, ठीक है चलेगा। तो है ना, कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ एक एग्जाम्पल जैसे कुछ आसान सा ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, जैसे पहले लिखा था मैंने, क्या लिखा था कि -1/n, नहीं -n, और ये चल जाएगा, देखो ये भी चल जाएगा, वो भी एग्जाम्पल ठीक है आपके। सो an लेस देन इक्वल टू bn है, यहाँ bn की लिमिट एडजस्ट कर रही है लेकिन an की लिमिट एडजस्ट नहीं करेगी, और ये ट्रू भी है कि -1 लेस देन 1, -2 लेस देन 1/2, यस। सो ये भी ठीक है ना, वो भी आपका एग्जाम्पल ठीक है। सो कोई भी ले लो, है ना, उस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सो वैसे कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये कुछ रिजल्ट्स हैं वो बोल रहा हूँ। वैसा होता अगर मैं यहाँ दे देता मोर देन इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे मैं दे देता कि ये मोर देन इक्वल टू 0 है, फिर उस केस में कुछ बात बता पाते थे। चलिए एक और थ्योरम लिखता हूँ, फिर ये मैं आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जैम में आए हुए हैं, पहले जैम या गेट में। सो कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एक थ्योरम और लिख लो, और ये थ्योरम से रिपीट होंगे एक्चुअली, बाद सीरीज में ये सब आएगा फिर से। सो थ्योरम इज, ये कह रहे हैं आपसे कि x and y and b सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स लिया है। सो लेट an and bn be sequences of पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो an और bn क्या है, सीक्वेंसेस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। सो an and bn आर सीक्वेंसेस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड आपके पास क्या दे रखा है, एंड लिमिट जो है an अपॉन bn की, ये आपको दे रखा है कैपिटल L है, वेयर दिस कैपिटल L इज मोर देन 0, बता रखा है, रियल नंबर है मोर देन 0। सो मतलब दिस इज मोर देन 0 एंड दिस इज रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब नॉट 0 नहीं हो सकता। सो पॉजिटिव रियल नंबर है, दिस लिमिट इज मोर देन 0, है ना। तो जैसे भी लिख लो, यहाँ पे लिमिट L दे रखा है। सो यहाँ बोल रहा है इफ L इज अ रियल नंबर एंड L इज मोर देन 0, ठीक है। ये कैसे लिखूं, बुक का स्टेटमेंट कैसे भी लिख लो अपने हिसाब से, वेयर, चलो मैं लिख देता हूँ, वेयर L कोई रियल नंबर है। अब यहाँ बोल रहा है कि इफ, तो देखो नेगेटिव होने का सवाल भी नहीं है ना L को, क्यों नेगेटिव सवाल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, सीरीज में सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगे, हमने कंसीडर किया है कि an bn आर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो लिमिट्स जो आएंगी, जो लिमिट्स आपके होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है ना, मतलब एटलीस्ट 0 हो सकता है ना, मतलब ये है कि 0 हो सकता है कई बार, अगर 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो, है ना, क्योंकि वो हो सकता है। बट अगर L मोर देन 0, स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, देन सो व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ an एंड bn में क्या रिलेशन होगा, आइडिया है आप लोगों को? an और bn के कन्वर्जेंस में क्या रिलेशन है? कंपैरिजन टेस्ट होता है इसमें, मतलब bn अगर कन्वर्जेंट होगा इट कैन ओनली bn। हाँ, सो an डाइवर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ, है ना। तो देन इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कुछ भी लिख लो, है ना, अगर डाइवर्जेंट लिख रहे हो तो डाइवर्जेंट, चूंकि हम डाइवर्जेंट के लिए टेस्ट देख रहे थे, डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ चेक करो, ठीक है ना। सो ये एक रिजल्ट है। जैसे एग्जांपल देख लो एक, अगर चाहो तो कभी कोई एग्जांपल अगर आपको देखना हो इसका सपोर्ट में, सो मुझे कोई बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल an ले लिया आपने n, ठीक है, ये सीक्वेंस n है सिंपली, और bn कोई सीक्वेंस है n+1। अब आप देखो,
सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn। सब आप चेक करो कितनी आएगी। 1 सो आपकी ये 1 आ गई और 1 मोर देन 0 है यस, जैसा वेरीफाई कर रहे हैं। सो आप जानते हो कि ये दोनों सीक्वेंस डाइवर्जेंट है ना। सो बोथ सीक्वेंसेस आर डाइवर्जेंट। सो लिमिट ऑफ an ये जो है ये भी इन्फिनिटी है एंड लिमिट, जस्ट थ्योरम को वेरीफाई कर रहा हूं मैं। सर एक बात पूछी, जी बताइए। फिर इस मतलब ये थ्योरम यूज करने के लिए हमको ए को निकालने के लिए जो बी को चूज करना पड़ता है, उसको चूज कैसे किया जाता है? नहीं नहीं, वो हम बताएंगे जब सीरीज का टेस्ट करेंगे। वो आप सीरीज का टेस्ट करते हैं ना, हम लोग जो आपको याद आ रहा है वो सीरीज के टेस्ट में याद आ रहा है। हम सीरीज का टेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। वो चूज ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो कहीं पे 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n है, तो लीडिंग टर्म तुम्हें देखना है क्या है। n स्क्वायर था ना, तो तुम bn लोगे 1 बाई n स्क्वायर। अगर है 1 अपॉन रूट अंडर n प्लस 3, तो तुम bn चूज करोगे 1 बाई रूट n। जो लीडिंग टर्म्स है उसको देखो बस, एंड द कंसीडर दैट ओनली। सो वो हम बताएंगे सीरीज अब यूज करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा सो ये तरीका होता है bn चूज करने का, लीडिंग टर्म देख के। ओके। ओके तो अभी यही था, लाइक यहाँ कन्वर्जेंट भी लिख सकते हो। अगर मैं कोई दूसरा सीक्वेंस लूँ जो कन्वर्जेंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 1 बाई n ले लूँ या 1 बाई n प्लस 1, तो भी वैसी लिमिट 1 आएगी, तो दोनों कन्वर्जेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा होता है कि रेशियो कोई पॉजिटिव रियल नंबर आ रही है लिमिट उसकी, सो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। तो एक्चुअली क्या होता है, फिर से मैं कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को थ्योरेटिकल जो ऑप्शंस बनाते हैं ना वो यूज कर लेगा फिर, कि an bn की लिमिट रेशियो की अगर l आ रही हो पॉजिटिव रियल नंबर है, सो उस केस में दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। ऑप्शन बना सकता है कि an इज कन्वर्जेंट bn में भी डाइवर्जेंट, an इज डाइवर्जेंट bn में भी कन्वर्जेंट, बोथ मस्ट बी कन्वर्जेंट, बोथ मस्ट बी डाइवर्जेंट, ऐसे ऑप्शंस बना देगा। सो आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, ये है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सीक्वेंस तो यही खत्म हो जाती है। अब हम सीरीज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जैम गेट में आए हैं सीक्वेंस के। बाकी आप लोगों के पास भी असाइनमेंट अपलोडेड है, और मैं फिर से असाइनमेंट जो अपलोड किया हुआ है वो 7-8 नॉन PYQ हैं। अभी PYQ में फिर से क्या करूंगा, इसके स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं शेयर करूंगा कल, तो आप लोग वो प्लीज ट्राई करो, ठीक है। जो भी मतलब टॉपिक वाइज में इसी में से जो मेरे पास PDF है ना, 800-900 पेज के लगभग है, 700-800 पेज हैं। सो उसमें जो भी सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं उसको मैं अलग करके आपको भेज दूंगा। सो आप एक बार ट्राई करना, फिर डाउट्स डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी मैं क्वेश्चंस ओपन करता हूं, आप ट्राई कीजिए। सो सब लोग पेन पेपर लेके बैठो, जो लोग सोए हुए हैं बेड पे उठ के पेन पेपर लेके बैठो टेबल पे, ताकि सॉल्व करो, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं निकालना, आप लोगों को निकालना है। मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, है ना। सो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, सो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा मुझे लगता है ना, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे ना, हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो आए ही होंगे। चलो थोड़े स्टार्टिंग से ट्राई कर लेते हैं। जैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, हालांकि ठीक है ना, ये सीक्वेंस का नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन अगर लिमिट आपको दिख रहा है तो क्या सीक्वेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा इस बार इसने, खत्म। एग्जाम 2005 का पेपर था, ठीक है, 2006 का आया स्टैट्स का। चलो ये ट्राई करके देखो क्या होगा। सो यू ट्राई। अच्छा सीरीज है इसमें तो, है ना, तो इसने सीरीज या सीरीज अभी नहीं करेंगे। ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, रैंडम सैंपल है एक्चुअली। सब्जेक्टिव पेपर होता था यस 2014 तक 2014 तक
कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव आते थे, लाइक 15 ऑब्जेक्टिव 14 सब्जेक्टिव, 29 क्वेश्चन आते थे मेनली। तो दोनों आते थे 2014 तक। 15 से जो अभी पैटर्न है वो चल रहा है। चेंजेस क्या हुए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक 40-60 का रेशियो था मैथ स्टैट्स में, अब 30-70 का। मैथ 30%, 70 22 में ये चेंज आया। तो पहले सब्जेक्टिव आते थे। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, मैं इसको उधर बुला लेता हूँ, ठीक है। देखो इसको ट्राई करो, मतलब हमें तो सीखना है ना, हमें एक क्वेश्चन चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड हो हमारा, है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एग्जाम लेवल क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, एग्जाम में। पहले सब्जेक्टिव भले आते थे, तब टाइम अब 29 क्वेश्चन ही करने थे 3 घंटे में, तो थोड़े लेंदी क्वेश्चन होंगे तब। अभी क्या उतने लेंदी नहीं होंगे क्योंकि 60 क्वेश्चन करने हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही यूज करेंगे, बोलो उससे रिलेटेड ही यूज करेंगे। तो हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं 22, है ना। अगर यहाँ सो दैट है, इसमें ऑप्शन ही बना सकता था वो। सो क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे ये सिंपल, आप देख लो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो, बस ये है। ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस आपको दिख ही रहा होगा, सो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है ना। थोड़े ज्यादा हो गया। ट्राई कीजिए एक बार, सॉल्व करके देख कर पा रहे नहीं कर पा रहे। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। आपको ये गिवन है कि कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइंग रिकरेंस रिलेशन दिस, और ये रिकरेंस रिलेशन है, और आपको प्रूफ करना है कि ऐसा होगा। अब प्रूफ करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, तो आप देख पाएंगे कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, हमें क्यों प्रूफ करना है, हम अगर ये बोल दे कि दिस इज, यस, लेकिन ये सेम नहीं है। कल क्या था, हाफ था ना। अच्छा वही तो है शायद, हाँ, यस यस। अच्छा वो सेम ही क्वेश्चन तो है, ओके ओके। क्या नहीं आ रहा, माइक ऑन करके गाना बजा रहा था सर। अरे तुम पहले अपना माइक म्यूट करो। सो देखो यहां से क्या है कि Sn+1 की वैल्यू जो है हाफ Sn+Sn-1 है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में किया था, और ये वही क्वेश्चन है जो आज क्लास में मैंने डिस्कस किया है ना। ओके ओके, दिस इज सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है इसने बताया नहीं ना, क्योंकि वो हमने फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आपको दिए थे कि फर्स्ट टर्म 1 है सेकेंड टर्म 2 है, यहाँ इसने नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको बस प्रूफ करना है ये। तो ये तो मैंने प्रूफ किया ही है ना, मैंने तो प्रूफ किया है, आज ही प्रूफ किया है ये, तो ये हो गया। अब चूंकि ये आज ही प्रूफ किया है स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में, कि आप Sn+1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो एंड यू विल सी दिस रिलेशन। सो ये तो हो गया। और उसके बाद चूंकि ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है एंड वी नो ऑलरेडी, तो हमको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो हमको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट द कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, फाइन। सो हो गया ये कन्वर्जेंट, तो हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हो रहा है। सो ये तो मैंने प्रूफ किया, जस्ट Sn+1 रखो एंड देन यू कीप कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस इज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, इस तरह से आ जाएगा। एंड सिंपली वी नो दैट कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस आर कॉसी एंड कन्वर्जेंट बोथ, सो दिस इज कन्वर्जेंट, हो गया प्रूफ। तो मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। So this is just contractive sequence and we just did today, है ना, आज भी किया हमने और लास्ट क्लास में भी किया था ये। चलिए नेक्स्ट क्लास में ना, so ध्यान से देखते हैं, लगता है नया क्वेश्चन है। So okay, so JAM 2007 का पेपर आ गया ये। Okay, try this question. So question number 14. चलिए सब लोग प्लीज 14 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली। ये बी फॉर बॉम्बे, क्या बोले, डी या बी? डी। अच्छा ये वाला ठीक है। बाकी लोग, इनको लग रहा है ये है, बाकी लोग बताइए। सिर्फ एक लोगों ने आंसर बताया, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं सॉल्व करूं सीधा सीधा, या तो ये बता सकते हो तो आप ही कर दो, ऐसे है। कर लो। हाँ वही ना, क्योंकि अगर सब लोग ट्राई करें तो सीखेंगे, आप नहीं करें मैं ही कर दूंगा तो उसमें वो है। आप बताओ मुझे कि नहीं हो रहा है, मैं कर देता हूँ, या हो रहा है तो आंसर बताओ, ये है। हाँ जी, बाकी लोग एटलीस्ट जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं वो तो बताओ, कौन कौन रिस्पॉन्स करते हैं? ओके, हाँ जी, राजा, तथागत, आदित्य, आदित्य बताया था, वरुण डी है, ज्योति। देखो तरीके और भी हो सकते हैं हालांकि, लेकिन देखो डिपेंड्स हाउ डू यू थिंक एक्चुअली। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, देखो इसको, ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 2 3 - 4 5 - 6, यहाँ -2n है ना, तो मतलब 2n - 1 रहा होगा, -2n लास्ट टर्म से, पहले टर्म लिख दिया मैंने, लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला एक टर्म लिख दिया। सो अगर मैं पेयर वाइज कर रहा हूँ, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ये कौन सा टर्म होगा अगर मैं दो टर्म को एक साथ ले रहा हूँ? 1 - 2 इज टर्म 1, 3 - 4 इज टर्म 2। सो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस टर्म? nth term, fine, okay. So 1 - 2, 2 - 2 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 into n. So you can see n numbers मैंने पेयरिंग कर दिया, 2 terms I took as 1 term, so there are n terms
एंड रूट अंडर है n square 1 plus n square minus 1. Now see what is the value of pairwise terms. 1 minus 2 is what? minus 1 minus 1 minus 1 up to each term are minus 1. So minus 1 कितनी बार है ना? So n time, so that is minus n. Root under n square plus 1 plus root under n square minus 1. अब मुझे अगर डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कॉमन ले सकते, अच्छा तुम कॉमन लेना, कॉमन ले लो, रैशनलाइज कर लो, बोथ थिंग फाइन. सो यू टेक n कॉमन, ओके नो प्रॉब्लम. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन निकालो तो बाहर n ले लो. सो यहाँ माइनस n है, यू टेक n कॉमन आउटसाइड. सो रूट में से तुम्हें n स्क्वायर निकालना पड़ेगा. वो भी था या सिंपली रैशनलाइज कर लो, एक और तरीका था, यू जस्ट रैशनलाइज इट तो भी हो जाता है ना. सो ये आ जाता 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. इज इट फाइन? सो n n कैंसिल्ड आउट. अब बताओ n को तुम क्या करो, इन्फिनिटी रख दो. सो कितना आ गया? -1 अपॉन 2. ठीक है ना. इतना टाइम क्यों तुम्हें बताने में, एक लोगों ने पहले बताया, जिनका भी आंसर है फटाक से बताओ, मुझे पूछना पड़ता है. सो इजी है ना, डी आंसर है, देख लो एक बारी. ठीक है, सब जैम के ही क्वेश्चंस हैं. ठीक है ना, बोले पुराने टाइम की अलग बात है. सेंट्रल इवेंट से वाला ये तो कैलकुलस का है ना. अच्छा ये वो है, सॉरी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. ये CDF है. ओके नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आपको क्या करना है, 22A तो सीक्वेंस का ही है और उसके बाद B पार्ट सीरीज का एक्चुअली. सो आप A पार्ट ट्राई करो, यू ट्राई 22A. सो मैं एक मिनट पहले स्पेस, सो यू ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है, देख लो एक बार. सो A1 इज 0, A1 की वैल्यू 0 है और an प्लस 1 है, an स्क्वायर अपॉन प्लस 3 अपॉन 2an प्लस 1. तो सो कन्वर्जन लिमिट निकालने हैं. तो कन्वर्जन हमें एग्जाम में क्या ही करना है, दिखा सकते हो हालांकि. सो यू जस्ट टेक द लिमिट. क्या करोगे लिमिट के लिए, अब कुछ तो करना नहीं, यू अप्लाई लिमिट बोथ साइड. सो l इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 3 2 टाइम l प्लस 1 हो जाएगा ना. ये तो आप लोग इजीली कर दोगे. बताओ l क्या आएगा, व्हाट इज l हियर? सर -3 and 1 आएगा जिसमें से 1 पे कन्वर्ट करेगी है. अच्छा अच्छा, सो -3 and 1 आएगा. बाकी लोग चेक कीजिए. सो चूंकि टर्म्स यू कैन सी A1 इज 0, तो आप बाकी फाइंड करके पैटर्न चेक कर सकते हैं. A1 इज 0, इफ यू फाइंड A2 हियर, सो इट विल बी 0 प्लस 3 अपॉन
2, सो 3/2 हो गया। A3 इफ यू फाइंड, सो ऐसे ही फाइंड करके देख सकते हो आप। चेक करो -3 में वो नहीं आ रही है, कुछ और आ रही है। -3 नहीं आ रहा। हाँ एक बार चेक करो कैलकुलेशन ठीक से। So L is equal to L square plus 3 upon 2 time L plus 1. हाँ, so you cross multiply it and find L. -3 और 1 ही आ रहा है। ओके ओके, सो कहाँ कन्वर्ट करेगी ये सीक्वेंस, आपको ये बताना है। सो एक, हाँ ठीक है, सिंपली आपका ये नेगेटिव टर्म्स तो कभी आएगा नहीं, तो 1 पे ही कन्वर्ट करेगी। सो जस्ट लिमिट ऑफ an इज जस्ट 1, है ना। सो वैल्यूज आप देखेंगे तो नेगेटिव कभी आएगी नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि a1 0 है और ये वैल्यू कभी नेगेटिव जनरेट करेगी नहीं। सो नेगेटिव नंबर लिमिट तो आना ही नहीं है, तो 1 आ जाएगी लिमिट। सिंपली हमें चूंकि लिमिट निकालना है तो 1 आ जाएगा। सर A3 21/20 आएगा। अच्छा 21/20, ओके, सो 21/20, हाँ, एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। तो जैसे ये था 1.5, ये हो जाएगी 1 पॉइंट समथिंग, है ना, सो 1.05 है ना, इस तरीके से। सो यहाँ से डिक्रीज करना शुरू कर दिया, 0 से ये तो हो गया, है ना। देखो सीक्वेंस को कन्वर्ट करने के लिए मोनोटोन होना जरूरी नहीं है ना, हमने देखा था ना कि ये है कि अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जरूरी नहीं मोनोटोन होगी, है ना, वो जरूरी नहीं है। बस ये कि n वेरी लार्ज हो जाए तो उसके लिए उस पर चला जाए। बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, बाउंडेड एंड मोनोटोन है तो। अगर कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि मोनोटोन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ये कि आप टर्म्स आगे कलेक्ट करोगे देन यू विल सी दैट कि दे विल क्लोज टू, वो बाद में सब 1 के क्लोज आने लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सो हमें लिमिट चाहिए था मेनली, तो लिमिट ये आ जाएगी। तो इसमें तो होगा नहीं अब क्वेश्चन। देखो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन भी आए हैं, अब नहीं आता सी ना, अब सिलेबस में नहीं है। पहले तब आता था डिफरेंशियल इक्वेशन भी, ये चीज है। नहीं लिमिट तो है यहाँ, लेकिन सेंटर लिमिट थ्योरम क्वेश्चन है ना। अच्छा यहाँ प्रूव दैट वाला है, 2 क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपसे इसमें कुछ समझ आ रहा है।
ये कह रहा है f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 1 पे, इस तरीके से कि f डैश x की वैल्यू मॉड -1 से 1 में है, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो शो करो कि सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an है f 1 by n, ये कन्वर्जेंट होगा। तो क्या करोगे इसमें, f डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, अगर मुझे इसको, अब यहाँ पे तो प्रूव दैट आ गया, एग्जाम में इसी को मान लो ऑप्शंस दे देगा, दिस इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इस तरह से बाउंडेड अनबाउंडेड ऐसे बना सकता है। सो f डैश x की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 by x माइनस 2, मतलब a में अगर है तो fx माइनस f of a by x माइनस 2। हाँ राइट राइट, तो a पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ये है f डैश x बोला है, डिफरेंशिएबल है, और f डैश x मतलब यहाँ पे ये है कि f डैश x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, और इंटीग्रेशन लगा दे सकते हैं, तब x fx की वैल्यू मिल सकती है हमको। ओके, हाँ आप चाहो तो 0 से इंटीग्रेट कर, 0 से x में इंटीग्रेट कर लो इसको, तो हाँ मतलब fx शायद मिल सकता है। हाँ तो इंटीग्रेट कर लो, तो वहां से आ जाएगा fx की वैल्यू, आई थिंक तुम्हारी वैल्यू जो आ जाएगी -x से x में, इस टाइप से, अगर f 0 0 है तो यहाँ तुम देख रहे हो n टेंस टू इनफिनिटी लोगे तो क्या हो जाएगी, f 0 हो जाएगी ना, f of 1 by n को डिफरेंशिएट करोगे, हाँ f ऑफ, ओके, f ऑफ 1 by n को n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा f डैश -1 by x स्क्वायर से 1 by x स्क्वायर, ओके ओके, अच्छा तो उससे फिर वो लगा सकते हो तुम, क्या सैंडविच थ्योरम, तो उससे भी हो जाएगा, हाँ अगर यहाँ है ना, इसको f इसका निकाल, डेरिवेटिव निकाल के उससे आ जाएगा, ओके, सो ठीक है, यू कैन ट्राई, जो एमसीक्यू नहीं है तो इस तरह से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि an bn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है सच दैट an की लिमिट l है और bn की लिमिट लेस देन इक्वल टू l है, ओके, और आपको कह रहा है कि डिफाइन cn है मैक्सिमम ऑफ an bn, सो an bn में जो भी मैक्सिमम है वो cn है एक्चुअली, तो दिखाओ कि cn की लिमिट l ही होगी, है ना। सर एक बात थी सर, जी 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 बोलो। इस प्रॉब्लम को जो p प्रॉब्लम है, तो वो नंबर का जो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है क्या एक मॉड के ऊपर, यस यस, लगा सकते हो, एक मैक्सिमम फॉर्मूला ये होता है कि मैक्स ऑफ जो ए बी होता है वो होता है ए, मान लो क्या लिखूं, ए प्लस बी के टर्म में, ए प्लस बी माइनस में मॉड, या अभी रुक जाओ, प्लस चेक कर लेते हैं, अगर मान लो मैक्सिमम ए है तो ए ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा, यस, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्स, एंड मीन के लिए बस बीच में वो आ जाता है ना, यस यस, बीच में जस्ट माइनस आ जाएगा आपका, सो ये रहेगा, बस बीच में माइनस आ जाता है ना, सो ये, तो ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर तो देखो उसमें वर्क करेगा तो। सो bn का अपर बाउंड l ही है और an का लिमिट खुद l है, तो जो भी लार्जर होगी, है ना, सो देखो अगर an लार्जर है, मान लो an bn में मैक्सिमम an है सपोज, तो उस केस में cn की लिमिट an ही आ जाएगी क्योंकि लार्जर है, और bn की लिमिट भी कभी l से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, bn की लिमिट कभी भी l से ज्यादा नहीं होगी कभी भी, सो bn इज बाउंडेड बाय l, सो bn की लिमिट, तो यहाँ पे अगर an लार्जर है, सो अगर मतलब दो केस है तो तुम केसेस में भी कर सकते हो इसको, सो यू कैन ब्रेक दिस इनटू केसेस, लाइक इस तरह से है कि cn की वैल्यू an होगी अगर an ज्यादा है bn से, एंड दिस विल बी bn इफ an लेस देन इक्वल टू bn। नाउ यू अप्लाई द लिमिट, यू जस्ट अप्लाई लिमिट एवरीवेयर, तो आपको दिख जाएगा, सो an की लिमिट तो l ही है और bn
एक्चुअली बी एन अगर मान लो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उस केस में बी एन की लिमिट भी एल ही हो जाएगी। सो दोनों एल पे कन्वर्ट कर रही है तो सी एन फिर एल पे ही कन्वर्ट करेगी, है ना। बट इन जनरल यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, अगर फॉर्मूला सब हो जाएगा हो जाएगा। सो यहाँ पे और इफ यू कैन जस्ट सो दैट बी एन हैज द लिमिट एल ओनली तो हो जाएगा, क्योंकि बी एन कैन नॉट एक्सीड, है ना, दिस सी एन इज विल बी आइदर ए एन और बी एन, और किसी भी केस में एक्चुअली ए एन बी एन की वैल्यू एल से ज्यादा तो होगी नहीं, लिमिट है ना। अगर ए एन डिक्रीजिंग है तो हो सकती है ना, बट अगर इंक्रीजिंग है तो नहीं होगी। सो ये थ्योरेटिकली तुम्हें करना पड़ेगा इस तरह से। अथवा यू मे कंसीडर, देखो अब एग्जाम में क्या अप्रोच होगा, क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन का एग्जाम में क्या अप्रोच होगा, तो एग्जाम में आप क्या करना, जस्ट यू कंसीडर सम एग्जांपल, तो उससे एक इंट्यूशन मिलेगा, क्योंकि प्रूफ थ्योरेटिकली अब साइलेंट डेल्टा लिखने का फायदा नहीं एग्जाम में। सो यू जस्ट फॉर एग्जांपल यू टेक सम नंबर एल कुछ फिक्स कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक एल इज इक्वल टू 2 मान लो ऐसा, या 1, आपकी मर्जी है। सो यू कैन टेक 1। अब क्या करो, कोई ऐसा सीक्वेंस बनाओ जो 1 पे कन्वर्ट कर रही है इस तरीके से, फिर ऐसे यू टेक सम, है ना, तो यू कैन टेक सम सीक्वेंसेस दैट कन्वर्ट्स टू 1। अगेन बी एन यू कंसीडर सम सीक्वेंस दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब उस केस में तुम सी एन फाइंड करो क्या होगी, देन यू फाइंड द लिमिट। तो चूंकि ये रिजल्ट है इन जनरल तो वो ट्रू ही आएगा, तो आपको उससे एक इंट्यूशन मिलेगा। वहां पे ऑप्शंस होंगे हालांकि, बट थ्योरेटिकल प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं कि मतलब साइलेंट डेल्टा से हम कर रहे हैं प्रूफ, तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम किल होगा उससे। तो इस तरह से आप इंट्यूशन डेवलप करो, या एनी में बाद में इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं हम लोग एंड में। अभी तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन ढूंढते हैं, सो टाइम है खत्म, टाइम है ना, थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं जो एमसीक्यू होंगे, ये जो कैलकुलेटिव है जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है। टू 2010 पे आ गए। कौन सा क्वेश्चन था ये, अच्छा ये तो ये सीरीज का है हालांकि, है ना, तो उसको रहने फिर लिमिट और सीरीज है ना, सीरीज है यहाँ पे भी। अगेन ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज अभी करेंगे बाद में। अगेन ये सीरीज है ना, तो
ये ट्राई कर सकते हो हालांकि। ये क्या सीक्वेंस के वैसे कोई लिमिट है ऐसे तो, बट यू कैन ट्राई। बताओ आंसर क्या होगा इसका। सो 4 की पावर 3 की पावर n ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 की पावर n इंटू साइन n। अब हिंट दे दिया मैंने काफी, आप ट्राई कीजिए आगे। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज आंसर? अभी भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज टू 0, साइन n इज बाउंडेड, सो दिस विल गिव यू 0। या सैंडविच थ्योरम लगा सकते हो आप, है ना, कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच है तो प्रोडक्ट लोगे, सो इसके माइनस ये 0 पे जाएगी तो 0 आ जाएगी, बिकॉज दिस विल कन्वर्ज टू 0 एंड दिस इज बाउंडेड। तो so this sequence goes to 0 and this is bounded, so 0 into some bounded number is 0. So लिमिट हालांकि फंक्शन है क्वेश्चन ये, है ना। ये पता हमने पहली क्लास में क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया था, सो आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। पहली क्लास में एक क्वेश्चन इस पे हमने डिस्कस किया था, इस पे कि जो होता है इंटीग्रल इज एज अ लिमिट ऑफ अ सम, इंटीग्रल इज एज अ लिमिट ऑफ अ सम। हाँ 0 to 1 के बीच में, है ना। सो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि दिस के इफ साइन एल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन क्लियर है, दिख रहा है सब लोगों को। See, ओके तो क्या पुराना भाग गया क्या सारा? पुरानी फाइलें डिलीट हो गई, अब कैसे होगा? एक मिनट। सो क्या चक्कर है इसका?
अरे यार यही आ गया चलो पुरानी फाइल लॉस्ट हो गई। ओके एनीवे इसका आंसर बताओ। सो आपका सी आया, एक लोगों ने सॉल्व किया सी आया, बाकी और किसी का आंसर आया? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे k के टर्म में है ना, तो मैं थोड़ा सा k को 1 रख देता हूँ, तो जो मेरा l है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो उसने कहा k के टर्म में आंसर है ना, मैं k को 1 मान लिया। चलो सो n f ऑफ 1/n पे स्टॉप हो जाएगा, -1 टाइम f0, यही रहेगा ना। मैंने k को 1 मान लिया अपनी मर्जी से, 2 भी रख सकते हो आप, 2 रखो वहां तक जाएगा, k है तो वहां तक जा रहा है, मैं मान लिया ऐसा है। देखते हैं इससे क्या आता है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, और ये क्या है fx sin x है, तो ये हो गया sin 1/n -1 इंटू f0 क्या है, तो 0 ही हो गया ऐसा लग रहा है ना। तो अब इसकी लिमिट आप निकाल सकते हो, 1/n कहाँ जाती है 0 पे। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sin 1/n अपॉन 1/n, यस और नो। तो वो यूज नहीं होगा, शुरू में मुझे लग रहा था कि लिमिट एज अ सम यूज होगा, बट ऐसा यूज नहीं हो रहा ना, सो जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा देख के लगता है कई बार, लगता नहीं वो अप्रोच नहीं चलेगा। अब इसकी लिमिट क्या होती है 1. है ना। सो 1/n विल अप्रोच टू 0, सो sin 0 अपॉन 0 की लिमिट जो होती है तो एट द एंड 1 आ जाएगी, मतलब x मान लो 1/n को। सो 1/n को x मान लो, x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब आप देख लो k को 1 रखने पे कौन सी वैल्यू आंसर 1 देगी, अगर मोर देन 1 ऑप्शन 1 दे रही है तो मुझे फिर से k चेंज करना पड़ेगा। सो आप k को 1 रखो, बताओ कौन से ऑप्शन में आंसर आपका 1 आ रहा है। सो ए ऑप्शन किस, सो ए में क्या आंसर आ रहा है 1 रखने पे, 2 इंटू 3/6, सो 1 आ गया। बी क्या आ रहा है 2 इंटू 3/2, सो 3 आ गया। सी ऑप्शन क्या आ रहा है 1 इंटू 2/2, 1। डी क्या आ रहा है 2। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि बी और डी आउट हो गया, यस और नो। समझ लो मैंने एग्जांपल लिया है तो मैं ऑप्शन डिस्कार्ड कर रहा हूं, गलत दिखा रहा हूं। तो ये है कि के को 1 रखने पे जो ऑप्शंस हैं, ए में 1 आ गई, सी में 1 आ गई। तो मैं जैसे एग्जांपल ए कर रहा था, आप चाहो तो के को 2 ले लो अब, तो आपको फिर उससे आप डिस्कार्ड कर पाओगे इजीली। मतलब मैं एक्चुअली ऑप्शन डिस्कार्ड कर रहा था ना, सर के को 1 लिया फिर देखा मैच कर लेंगे, लेकिन अब 2 ऑप्शन में 1 आ गया, आंसर जो मेरा 1 आया वो 2 ऑप्शन डिस्पाई कर रहा, मुझे उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए के कुछ नया ले लेंगे। मतलब मान लो 2 ले लिया फिर आपने, ठीक है। सो आप के कुछ नया ले लो, चेक कर लो, 2 लेके डायरेक्टली कर दो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना तो यू जस्ट डू डायरेक्टली। सो डायरेक्टली कर दो पूरे, उसके लिए मैं तो 1 के लिए करके दिखा रहा था, फिर के 2 लूंगा मैं, उससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। सो अब ए सी में से एक डिसाइड करना है। सो अगर के मैं 2 लेता हूं तो क्या डिफरेंस आएगी, देखो यहाँ पे आ जाएगी एफ ऑफ 2/n, ये आएगा ना, एक ऐड हो जाएगा टर्म, तो यहाँ आ जाएगा sin 2/n। तो आगे क्या होगा 1 प्लस एक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा जी, चेक करो 3 या 1/2, एक मिनट, ऐसे कैसे 3 आ जाएगा है ना। सो यहाँ क्या डिवाइड करोगे आप, तो sin 1/n तो रहेगा ही, फिर आपका 1/n नीचे आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सो हाँ आई थिंक 3 आ जाएगा। अब आप n को 2 रख के देखो कि कौन सा ऑप्शन 3 दे रहा है। अब आप क्या करोगे, n को 2 रख के देखोगे तो किस में रखोगे, आप सिर्फ 1 और 3 में रख के देखो, a और c में रख के देखो, k को 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 4, 12/6, 2 आ गया। सी ऑप्शन में रखो k को 2, तो 2 इंटू 3 6/2, 3 आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, k को 2 रख के मैं चेक कर रहा हूँ ac में से कौन सी वैल्यू मेरी 3 आंसर देगी। मैं k को जब 2 रखा तो इस लिमिट की आंसर 3 आई। तो इस तरह से भी एग्जाम में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे सी ऑप्शन करेक्ट है। जिनको इन जनरल करना है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। सो L was लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम f ऑफ 1/n से लेके f ऑफ k/n तक, माइनस k टाइम f0 था, fx आपका sin x था। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, ये हो गया sin 1/n डॉट 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 sin k/n। अच्छा इसको आप समेशन में भी लिख सकते हैं, माइनस k इंटू 0, साइन 0 0 होती है, ठीक है ना। सो जो साइन 0 है वो आपकी 0 होती है, सो वो तो 0 हो गई। अब सबके डिनोमिनेटर में आप सो
तो कितना आ जाएगा ये साइन 1/n अपॉन 1/n, अगला है साइन 2/n अपॉन 1/n, साइन 3/n अपॉन 1/n, और यहाँ है साइन k/n अपॉन 1/n। लेकिन 1 बनाने के लिए आपके साइन में जो x है वही x नीचे होने चाहिए। सो ये तो 1 हो जाएगा ऐसे ही। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 1 हो गई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये 1 हो गई, ऐसे यहाँ k से मल्टीप्लाई डिवाइड ये 1 हो गई। तो फाइनल क्या आया 1 + 2 अप टू k, तो मतलब k इंटू k + 1/2। तो डायरेक्टली हो गया, आपको उतना टाइम नहीं लगाना, मतलब तो सीधा सीधा कर लो। ओके, सो कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो, है ना, ठीक है ना। सो मतलब ये आंसर क्लियर है ना सबको, किसी को डाउट तो नहीं है, तो ओके है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। आपने तो सॉल्व किया ही था, आपको तो पता ही है। बाकी लोग बताओ। ओके सर। क्या सब सो गए? चलो ठीक है, यहीं स्टॉप करते हैं फिर, अगर सो गए हो तो, वरना कुछ और क्वेश्चन करते, सब नींद में है। सर एक और कर दीजिए, इसी का 16 का बी। किसका? इसी में 16 में बी। 2016 में बी? नहीं सर, 2012 में क्वेश्चन 16। अच्छा इसी में है, ओके ओके, एक मिनट चलिए। अच्छा आपके पास पेपर है पहले से ना, ओके। सो 16 में बी, चलिए ट्राई कर लेते हैं। चलिए ये देखिए 16 का बी देखिए आप लोग। सो अब ये सो दैट वाला है, सो दैट में तो हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है ना। सो एक्चुअली क्या है, तो ऐसा दिख रहा है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऐसा होता है ना कुछ, तो ऐसा ही हो गया है। तो क्या रिलेशन होती है? AM मोर देन इक्वल टू GM मोर देन इक्वल टू HM। सो अरिथमेटिक मीन है AN प्लस BN/2, ज्योमेट्रिक मीन होती है AN इंटू BN का रूट, हार्मोनिक मीन आई थिंक यही होगी, यही होती है जी। यस So 1/1 हाँ मतलब वो उससे आता है ना कि जैसे मान लो AN और BN, मान लो AN और H और BN ये HP में है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1/AN 1/H और 1/BN AP में है, यही ना। फिर इसका लिमिट लोगे तुम 1/AN प्लस 1/BN अपॉन 2 बराबर 1/H। सो 2 इधर ले जाओ, इसको हटा दो। सो अब तुम देखो सॉल्व करके H की वैल्यू क्या आती है, यही नहीं आएगी, सेम आएगी, है ना। सो H आएगी तुम्हारे पास 2AN BN अपॉन AN प्लस BN। बस मैंने ये प्रूव किया कि ये जो आपका BN प्लस 1 जो डिफाइन है वो हार्मोनिक मीन है एक्चुअली ना। सो मुझे पता है अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सो ये टर्म इज मोर देन इक्वल टू दिस, तो इससे ये हो गया कि जो ये क्या था, AN प्लस 1 इज मोर देन इक्वल टू BN प्लस 1, यही ना। सो वही बात है, मतलब AN इज मोर देन इक्वल टू BN, बात वही है ना। सो इसका मतलब ये हो गया AN इज मोर देन इक्वल टू BN। तो पहला टर्म तो ऐसे ही प्रूव हो गया। सो पहला टर्म तो ऐसे ही प्रूव हो गया। दूसरा में क्या है, BN प्लस 1 मोर देन BN, उसको दिखा दो BN से ज्यादा होगा। सो क्या करोगे इसके लिए आप, अब बाकी लिमिट लेने की बात है। सो ठीक है, ये आपको